हमारा नक्श भूमिका कल के हम चैप्टर में पढ़ चुके थे कि जो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मोटर नर्व और सेंसरी नर्व दोनों पे वर्क करता है। और इसमें जो हमारा प्लांट जो दिखा गया था कि जो उसका फ्रूट होता है जो एप्पल शेप का रहता है, जिसमें 5 सीड्स रहता है और सीड में जो एल्कोलाइड जो पाया जाता है जो बहुत ज़्यादा जहरीला है कि जो डायरेक्ट किसी पेशेंट को या कोई भी ह्यूमन बीडी नहीं ले सकता है, जिसको कई बार प्रोसेस से गुजारने के बाद उसको फिल्टराइज करने के बाद हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के विशेष पे हमारा नक्श भूमिका जो है क्लोरोफ्लोरो 1 में इस्तेमाल किया है विशेष रूप से, और इसी के नाम से हमारा मेडिसिन को जो है सो यूनिवर्सल रेमेडीज के नाम से इसका नाम रखा गया है। किसी का माइक चालू है, बंद कर दें। डॉक्टर अकरम साहब माइक बंद करें। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कहता नक्श भूमिका रोगी के लक्षण ऐसे पहचान सकते हैं कि जो डायरेक्ट हम नक्श भूमिका का मेडिसिन जैसे S1 हम दे सकते हैं। हम पढ़े हैं कि S1 इज़ द यूनिवर्सल रेमेडीज। S1 एक लिम्फेटिक रेमेडीज है। S1 एक हमारा लिम्फेटिक सिस्टम वाले पेशेंट को हम दे करके उसको डिजीज को हम कवर कर सकते हैं, बशर्ते कि हम उस चीज़ को पहचान होना चाहिए कि हमारा लिम्फेटिक टेम्परामेंट किस तरह से हम पहचान सकते हैं। वैसे पेशेंट जिसको लीन और थीन हो, या बार बार सर्दी जुकाम हो, या बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस करने वाले हो, बहुत कम खाने वाले हो, यानी भूख का एपेटाइट यानी लॉस ऑफ एपेटाइट का मात्रा ज़्यादा हो, वैसे पेशेंट को हम इस रेमेडी से सेलेक्ट करते हैं। इसका मतलब यानी S1 हमारा इसमें मेन रोल अदा करने वाला रेमेडीज़ माना जाता है। ठीक है, कहता रोगी को बार बार अगर मोशंस जाने का लक्षण दिख रहा है, यानी बार बार वो महसूस करता है कि मैं मोशंस को जाऊं, यानी टॉयलेट के जाऊं और फिर आता है, यानी पूरा क्लियर एक बार मतलब यानी लूज स्टूल यानी नॉर्मल मोशंस पास नहीं होता है, इंस्टॉलमेंट के तौर पे अगर मोशंस को अगर पास करके अपने आप को सर्टिफाइड करता है, तो उस पेशेंट को S1 का 30 यानी नक्श भूमिका का 30 का मेन रोल होता है। ठीक है, कहता परंतु पैखाना खुलकर न होने पर रोगी को बार बार पेशाब लगती है, और उसी तरह से अगर यूरिन का भी कंटेन अगर देखने को मिलता है कि जो बार बार हमारा यूरिन को फिल होता है, लेकिन यूरिन हम एक बार में पूरा क्लियर हम पास नहीं कर सकते हैं ड्यू टू द एनी डिजीज़ अफेक्टेड, यानी कोई तरह की अगर बीमारी नहीं है तो, जैसे प्रोस्टेट हो गया या तो सिस्टाइटिस हो गया, ये 2 डिजीज अगर उसकी बॉडी में अटैच नहीं है तो हमारा ये S1 का अहम रोल माना जाएगा। उसमें भी आपको S1 का 30 या 100 दे करके उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हर बार बहुत थोड़ा पेशाब होता है, पेशाब करते समय पेशाब में जलन होता है यानी यूरिन में बर्निंग होता है, तो भी S1 का हम 30 या 100 दे सकते हैं। S1 को 30 और 100 देने का रूल क्या बनता है इसमें? हम S1 को तो हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे, तो हमारा यूरिनेशन से और प्लस स्टूल को पास कराने में हमारा क्या रोल है, और जिसमें हम 2 पॉइंट बताए कि हम S1 को 30 या 100, क्योंकि S1 हमारा अगर एक तरह से हमारा ये डाइजेस्टिव ट्रैक पे काम करने वाला मेन मेडिसिन है, तो S1 हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करने वाला है। तो S1 डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कहाँ है, स्टार्ट कहाँ होता है, मेन जो होता है ये हमारा स्टोमक के रिलेटेड से होता है। तो स्टमक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का अपर ट्रैक माना जाता है, और इंटेस्टाइन मिडिल होता है, और नीचे का जो है सो कॉलन एरिया जो होता है, रेक्टम एरिया जो होता है, ऐसा हमारा लास्ट प्रोसेस होता है। तो अगर हमारा कोई भी मेडिसिन का जो डायग्नोसिस जो होता है यानी सिलेक्शन ऑफ रेमेडीज होता है, वो जो होता है सो हमारा 30 और 100 के रिलेटेड से नहीं होता है। उसका जो रोल होता है, मेन रोल होता है D4 यानी पॉजिटिव मेडिसिन से इसका रोल रहता है। तो अगर हम पॉजिटिव अगर मेडिसिन देते हैं तो हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम का अपर ट्रैक में काम करता है, लेकिन अगर उसी को हम अगर पोटेंटाइज करके अगर देते हैं, अगर निगेटिव में हम देते हैं, तो उसी एरिया को लास्ट एरिया में वो वर्क करना शुरू करता है। तो इसीलिए S1 का 30 या नक्श भूमिका का 30 दे करके हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन को भी, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी, प्लस यूरिनरी सिस्टम को भी हम आसानी से डील कर सकते हैं, आसानी से क्योर कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड अगर देखा जाए तो ये हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट जो है सो बहुत दूरी में है। उसको पकड़ो, उसको आवाज़ आ रहा है इसमें। ठीक है, तो वो चीज़ को हम देखेंगे कि मतलब कि हमारा यूरिनरी सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से कितना दूर है।
अब देखिए कभी भी एक चीज़ ध्यान दीजिएगा हमारे मेडिसिन ऑफ सिलेक्शन रेमेडीज में कि जब हमारा मेडिसिन वर्क करने वाला स्टोमक पे है, स्टोमक से जितना दूरी पे काम कराना है, जितना दूरी पे काम कराना है उतना ही नेगेटिव आपको मेडिसिन सिलेक्शन करना पड़ेगा। सोच लीजिए आप, अगर S1 हमारा स्टोमक पे दे रहे हैं, अगर ब्रेन पर पहुंचाना है तो आपको S1 का D4 ब्रेन पे काम नहीं करेगा। S1 को D4 में दे करके हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पे नहीं काम करेगा। ये S1 को D4 में दे करके लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन पे काम नहीं करा सकते हम। तो उस चीज़ के लिए हम S1 को 30 या 100 या 200 या 1000 तक भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बात जब मैं करा तो हमारा जो पैरालिसिस होता है एक्यूट पैरालिसिस में S1 के 1000 देने पर पैरालिसिस कहाँ आता है, हमारा मोटर नर्व या सेंसरी नर्व का लॉस होता है जो हमारा ब्रेन से रिलेटेड रहता है। तो हम S1 को D4 भी दे सकते हैं, लेकिन S1 को D4 देंगे कब, हमारा उसमें S1 का D4 का भी रोल है, लेकिन उससे ज़्यादा जो बेहतर रोल जो माना जाता है हमारा S1 का 1000 माना जाता है, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से ट्रैक से हमारा काफ़ी दूरी में ब्रेन है, जिसके कारण से हम S1 को अगर 1000 देते हैं 3 डोज 1 डेज 2 डेज और 3 डेज, और 3 डेज में ही जो भी स्प्रेड एरिया का कंटेंट रहता है, डिजीज़ को फैलने का कंटेंट रहता है, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और वो डिजीज़ को रिकवरी करने के लिए हमारा मेन मेडिसिन यानी आपको D4 या D5 एक्यूट है तो D4 भी दे सकते हैं, D5 भी दे सकते हैं, D6 भी दे सकते हैं। ठीक है, उस कंटेंट को हम देखना चाहेंगे आपको। ठीक है, कहता है कि बाईं तरफ जांघ के पास ऐसा दर्द मानो आंत यानी उतर गई हो, यानी बाईं साइड में इंजॉइनल हर्निया के अगर पेन सीवियर अगर हो रहा है तो हमारा कहा जाता है कि S1 हमारा लेफ्ट साइड का मेडिसिन है और S2 हमारा राइट साइड का मेडिसिन है। इसको हम क्यों माना जाते हैं, क्योंकि S2 हमारा ग्लैंडुलर रेमेडीज होता है कि जो ऑल ऑर्गन पे अफेक्ट करने वाला मेडिसिन है, जैसे हमारा गॉल ब्लडर हो गया, लीवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये ज़्यादातर जो है सो हमारा राइट साइड में एरिया में अफेक्टेड है, ये सिचुएटेड है। तो इसीलिए हमारा S2 जो है सो हमारा आपको राइट साइड का मेडिसिन माना जाता है और S1 हमारा लेफ्ट साइड का रेमेडीज माना जाता है। तो अगर कभी भी किसी को वन साइडेड अगर किसी को पैरालिसिस होता है तो S1 हमारा लेफ्ट साइड को किसी भी पेन को आप रेमेडीज़ में आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। स्त्रियों की मासिक दर में बहुत जल्दी होना, अगर किसी को लेडीज़ को अगर पीरियड को फ्रीक्वेंट आता है, यानी आपको 15 डेज़ में 1 टाइम 2 टाइम या तो मंथली 2 टाइम अगर आ करके अगर उसको प्रोसेस कर रहा है तो भी हमारा ये एक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करता है। जैसे में हम उसको एक हार्मोन रेमेडीज़ के रूप में हम जानते हैं S1 C1 A1 F1 L1 W अगर देते हैं तो हमारा ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है। दूसरा का था और अधिक मात्रा में होना, यानी और ज़्यादा अगर ब्लीडिंग के रूप में भी अगर आ रहा है तो भी हमारा ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है। जरायु में दर्द के साथ साथ अधिक श्वेत प्रदरा होना, मुंह में कड़वा पानी भर आना। अब देखिए मुंह में कड़वा पानी भर आना का मतलब क्या हुआ, बेल्चिंग प्रोसेस होना यानी ब्लॉटिंग जैसे महसूस होना। अब ये यहाँ पे जो रोल आता है ब्लॉटिंग प्रोसेस जो होता है वैगस नर्व के रिलेटेड से होता है, तो ये चीज़ को भी आपको नेगेटिव में ही देना है। ठीक है। तो S1 C15 200 प्लस BE और GE को अगर देते हैं तो हमारा जितने भी आपको एसोफेगस से रिलेटेड जितने भी डिजीज़ होता है उस डिजीज़ को कवर करता है। ठीक है। कमर में बहुत तेज़ दर्द होना, उस दर्द का करवट बदलने पर बहुत अधिक बढ़ जाना, यानी एक साइड हम सो रहे हैं लेकिन अगर ज़्यादा पेन नहीं है, लेकिन जब जैसे ही करवट हम बदलते हैं तो यानी अब अगर पेन बढ़ रहा है तो समझ लीजिए कि ये नक्स भूमिका का रोल है जिसमें हमारा S1 का रोल है। तो वैसे कंडीशंस में हमारा न्यूट्रल या तो नेगेटिव विशेष पर यानी डायल्यूशंस में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। कहता है कि नाक का बंद हो जाना, खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद पेट में दर्द होना नक्स भूमिका को रोगी का बहुत अहम रोल दिया गया है, यानी खाना खाने के बाद पेट में दर्द होना। इसका मतलब डाइजेशन प्रोसेस में मेंटेन होना, यानी हमारा बॉडी में HCl का HCl को मात्रा जितना होना चाहिए वो पूरा मेंटेन नहीं होना, HCl को ये बढ़ाता है। यानी खाना डाइजेस्ट कब होगा, जब बॉडी में हमारा HCl का प्रोडक्शन बेहतर रहेगा, प्रोड्यूस सही रहेगा, लेवलाइज रहेगा, मेंटेनाइज रहेगा, तभी जा कर के हमारा ये डाइजेशन करता है। तभी तो हम खाना जब ज़्यादा खा लेते हैं, एक इनवाइट के तौर पे दावत में कहीं गए तो उल्टा सीधा खा लिए, तो जब उस वक्त जब ज़्यादा खाना खा चुके होते हैं तो हमारा क्या होता है, पेट में फूल जाता है, गैस बन जाता है। तो गैस बनता कहाँ से है, वो गैस बनता नहीं है,
वो गैस से खाना के हिसाब से हमारा स्टोमक HCl को प्रोड्यूस कराता है। यानी इतना खाना है तो इतना ही, मतलब यानी 100 कैलोरी बना रहा है तो 100 कैलोरी से ज़्यादा HCl बना रहा है, लेकिन उस वक्त उसकी मूवमेंट करने की जगह नहीं होता है, जिसलिए गैस जैसे रिफ्लेक्स आपको वेल्चिंग या ब्लेटिंग के तरफ से, मतलब यानी माउथ से ऊपर आता है। तो आदमी को लगता है कि हमारा गैस बन गया है, बना नहीं है। आपकी भोजन के हिसाब से वो गैस पूरा प्रोड्यूस कराया, यानी बनाया डाइजेशन कराने के लिए, लेकिन हमारा इतना खाना है और उतना ही गैस बनाया, जिसके कारण से हमारा डकार के रूप में ना आ करके पूरी वोमिटिंग के रूप में बन जाता है। तो वैसे कंडीशंस में भी हमारा S11 के 1000 दे करके S1C15 BE या GE के साथ में या RE के साथ में दे करके हम उस चीज़ को रिड्यूस करा सकते हैं। पेंटोसिड एंटासिड जो मेडिसिन लेने की बात होती है तो वही काम करता है। वो क्या काम करता है, जब हम ओवरटेकिंग फूड लेते हैं और जब HCl जब ज़्यादा बनता है तो उस वक्त हम पेंटोसिड लेते हैं, एंटासिड लेते हैं। एंटासिड का काम है HCl को रिड्यूस कर देना। तो जो हमारा प्रॉपर जो गैस को बनाया, HCl बनाया पचाने के लिए, और वो चीज़ को हम क्या करें, वो गैस जो बना रहा था उसको रिड्यूस करवा दिए। तो रिड्यूस करवा दिए तो जो गैस पेट से फुला था वो हमको रिलैक्स हो गया। तो हमको ये महसूस हुआ कि हमारा खाना पच गया और मैं रिलैक्स हो गया, हमारा डिजीज़ क्योर हो गया। वो ना हो करके वही चीज़ जो बार बार जो है सो डिजीज जो है सो सप्रेस हो जाता है और जा कर के हमारा गैस्ट्रेटाइटिस और गैस्ट्रिक अल्सर के रूप में तैयार होता है। फिर जा कर के वही डिजीज जो है सो एक मेडिसिन से, यानी एक पेंटोप्राजोल या एक एंटासिड से काम नहीं चलता है। अगेन डोज को इंक्रीज करने का कंडीशंस बन जाता है और बाद में कोई भी टैबलेट उस पर वर्क करना बंद कर देता है। जब बंद कर देता तो हमारा इलेक्ट्रोपैथिक साइंस का पहला मेडिसिन माना जाता है जो S1C15 200 प्लस BE और GE देंगे। जितना भी बेल्चिंग और ब्लॉटिंग और नोजिया वोमिटिंग जैसा महसूस होगा ये पूरे को कवर करता है। अगर वोमिटिंग पानी के रूप में बाहर निकल रहा है तो उस वक्त कंडीशंस में हमारा एक मेडिसिन है S11F1 S11F1W S10A3 D6 में 10 ड्रॉप या 5 ड्रॉप हर 2 आवर से देने के बाद हमारा ये एसिडिटी को वैगस के नर्व के तरफ से यानी मेंटेन करते हुए हमारा वोमिटिंग और नोजिया को सप्रेस कर देता है, यानी रिड्यूस कर देता है और हम अपने आप को रिलैक्स फीलिंग महसूस करते हैं। कहता है जब रोगी को सिर दर्द सूर्योदय के समय में होता है, यानी कहता है कि कोई ऐसे पेशेंट है कि जो सूर्य उगने के समय दर्द होता है और 2-3 घंटा अगर महसूस होता है, यानी जब तक सर का लेवल यानी सूर्य का लेवल हमारे हेड तक आ रहा है, इस तरह से लेवल में चल रहा है, उस वक्त अगर पेन फील हो रहा है, समझिए कोई नक्स भूमिका का ये एथेंटिक मेडिसिन माना जाता है। आप उसको S1 को आपको 30 या 100 दे कर के पेन को भी रिव्यू कर सकते हैं, रिव्यूज़ कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब वो सूर्य का प्रकाश रेज होता है, जब अगर सर पे चला जाता है तो उसका पेन ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ठीक है, यदि इस तरह के सर दर्द के साथ पेट में गड़बड़ी अम्ल की शिकायत बनी हो तो नक्स भूमि का प्रयोग करना चाहिए। रोगों को सुबह के समय बार बार छींके आता है, अगर किसी को मॉर्निंग में रेनाइटिस के रूप में अगर छींक आती है, उस कंडीशंस में भी हमारा ये मेडिसिन S1C1A1 F1 RE 10th डायल्यूशन बहुत अच्छा काम करता है, जो रेनाइटिस और साइनसाइटिस को भी बहुत अच्छा कवर करता है। ठीक है, नाक से पतला जुकाम झड़ता है यानी रेनाइटिस के रूप में। अब हमारा जो 2 चीज़ होता है, आपको डिस्चार्ज 2 तरह से होता है, एक बिल्कुल थीन होता है, एक हमारा थिक होता है। तो थीन के लिए हमारा S1C1A1 F1 RE 10th डायल्यूशन है, और अगर थिक आ रहा है तो S2C2A2 F2 W2 F2 RE अगर ये देते हैं तो हमारा थिक डिस्चार्ज जो है सो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कहता है और ठंडी हवा में घूमने फिरने से आराम मिलता है। कोई ऐसा पेशेंट है कि जो गर्म बहुत महसूस होता है, लेकिन उसको जब ठंडी हवा मिले तो उसको अच्छा महसूस होता है। यानी जब भी वो पेशेंट सोएगा तो आपको क्या महसूस करेगा, खिड़की खोल के सोएगा, खिड़की खोल के सोएगा लेकिन ब्लैंकेट ले के सोएगा, यानी अपने आप के ऊपर से गर्मी महसूस करेगा लेकिन अंदर से कोल्ड फील होगा। तो यानी वैसे कंडीशंस में भी आपको हमारा यानी नक्स भूमिका का रोल है। जब रोगी को ज़्यादा मसालेदार भोजन करने का रात भर जगने की वजह से खून का पेशाब होता है, यानी कोई ये पेशेंट ज़्यादातर जो है सो स्पाइसी ग्रेवी का रिकमेंड करता है,
यानी ये नक्सभूमिका वाला पेशेंट लीन एंड थिन रहेगा, लेकिन स्पाइसी और मिर्च का बना हुआ ज़्यादा तीखा पसंद करेगा। जब तीखा पसंद करने वाले पेशेंट, तो समझ लीजिए को पक्का वो नक्सभूमिका का ये आपको सिलेक्शन रेमेडीज में आता है। ठीक है, और क्या कहता है, नक्सभूमिका बहुत अच्छा कार्य करता है। बाईं तरफ से तलपेट में दर्द का साथ हर्निया नक्सभूमिका, यानी अगर राइट साइड में हर्निया अगर आपको है तो H2C15W1000, अगर लेफ्ट साइड में है S1C15W का 1000। ये दो मेडिसिन, अगर राइट साइड में हर्निया है, इंजवाइनल हर्निया हो या हाइटस हर्निया हो या आपको अम्बलिकल हर्निया हो, ये कभी भी दोनों तरफ से अगर सेलेक्ट करेंगे तो दोनों में बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन आपको अगर इसी को हॉट कंप्रेस भी करा सकते हैं, H2C15RE और S1C15RE को हॉट कंप्रेस कराने से अम्बलिकल हर्निया को भी आपको रिड्यूज करता है। ठीक है, कहता है ये अच्छा कहता है। प्लस नक्सभूमिका, ये नक्सभूमिका खुजली में भी बहुत अच्छा काम करता है, ईचिंग को। अगर कोई आदमी अगर बहुत ज़्यादा यूट्रिक एरिया से परेशान है, यानी ईचिंग और रैसेस जो होता है उससे अगर परेशान है, तो उस इंसान को अगर आपको सैंग्विन टेम्परामेंट है तो S2 का 1000 पिलाइए फर्स्ट डोज, और अगर लिम्फेटिक टेम्परामेंट वाले हैं तो उसको S1 का 1000 आप पिला दीजिए। बाकी जो मेडिसिन है आपको स्किन 1, स्किन 2 और डर्मो केयर इसमें बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, उसके बाद कहता है क्या, और इस रोग में मल द्वारा से खून निकलते हैं। अगर किसी को पाइल्स, ये जो है ना, अगर पाइल्स में भी ये बहुत अच्छा काम करता है, इसीलिए क्योंकि पाइल्स कहाँ है हमारा, रेक्टम एनस, यानी लास्ट हमारा आपको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से आता है। लेकिन हमारा इसमें S1 S+A1 100 30 100, अगर ये हमारा मेडिसिन अगर देते हैं 10 ड्रॉप 3 टाइम, तो आपको एनी टाइप ऑफ द क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को ब्रेक डाउन करता है। ये बहुत अच्छा मेडिसिन था। एनी टाइप ऑफ द पाइल्स, फीसर, फिस्टूला, एनल हेमोराइड, अगर ये एनल वाट, सभी पे ये विशेष काम करता है। 100 30 100, S1 का 100, स्लास का 30, A1 का 100, अगर ये तीनों को मिक्स करके 10 ड्रॉप 3 टाइम देते हैं तो कॉन्स्टिपेशन पे बहुत अच्छा काम करता है। और जिसके कारण से, यानी अगर एनल पाइल्स, फीसर, फिस्टूला हम अगर देखा जाए तो ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये डिजीज़ उसके कंडीशन के हिसाब से रखा गया है। हेमोराइड मतलब क्या हुआ भाई, यानी ब्लड का क्लॉटिंग होकर के निकलना। फीसर का मतलब क्या हुआ, क्रैकिंग हो जाना, है ना। ब्लीडिंग पाइल क्या हुआ, ब्लाइंड पाइल। ब्लाइंड पाइल का मतलब क्या हुआ, एक तरह से मसल्स का ग्रोथ होकर के आपको पाइल्स हो जाना, या ब्लीडिंग पाइल्स, यानी आपको उस एरिया से ब्लीडिंग का निकलना, उसके नाम से रखा गया। मेन जो हमारा ये आपको 4 कंटेंट बताया मैं, हेमोराइड, एनल फीसर, फिस्टूला और प्लस ब्लीडिंग पाइल, ब्लाइंड पाइल्स, ये जो 4-5 जो है सो पाँचों जो है सो हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम का बिगड़ा हुआ रूप है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम हम अगर सुधार दिए तो हमारा कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको आसानी से ये ठीक हो सकता है। तो इसीलिए S1C15BE और S10 C10 Ward2 बाई और स्लास का D4, S1 S+A1 A2C5N1GE हैं, ये जो है सो A2C5N1GE का D4 से या D5 से आपको स्प्रे करवा दिए या सीटिंग बाद करवा दीजिए, और बाकी ये मेडिसिन दीजिए, आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन पेशेंट की इतनी जल्दीबाजी रहती है कि जिसमें इंसान डॉक्टर उसमें फ्यूज हो जाता है। पहला बात है कि पेशेंट को कभी भी काउंसलिंग करने सीख लीजिए कि हमारा ये डिजीज़ आने में कितना वक्त लगा है, उसी वक्त वो जाने में टाइम लगता। आप अगर बोल दिया डायरेक्ट में कि 6 महीना लगेगा, आपके पास वो नहीं इलाज कराएगा, वो आपके पास वो इलाज ही नहीं कराएगा, वहीं से रिफ्यूज हो जाएगा, वो मेडिसिन को चेंज नहीं करवाएगा, वो डॉक्टर को ही चेंज करवा देगा। ठीक है, तो इससे पहले हम उसको पहले नंबर बैठा करके उसको डिजीज़ के बारे में डिटेल बताएंगे। ये देखिए आपका डिजीज़ है, और ये डिजीज़ जो बना है आपका ये ऊपर से बना है। तो जब तक हम ठीक करेंगे, ऊपर से जब तक ठीक नहीं करेंगे तो आपको 15 दिन के बीमारी में ठीक हो जाएगा और फिर 16वां दिन में ठीक हो फिर से आ जाएगा। तो इसीलिए आप इस चीज़ को आपको कॉपरेट कीजिए, मैं आपको कॉपरेट करता हूँ मैं, और इसके रिलेटेड से आपकी कोई भी आपको डिजीज़ आसानी से वो ठीक हो जाएगा। तो उस वक्त आप समझाएंगे तो उसको बात पूरी दिमाग में आई कि नहीं हमारे को डिजीज़ आने में 2 साल लगा है, तो जाहिर सी बात हमको जाने में भी 6 मंथ लग सकता है और आसानी से खाएगा। लेकिन जब मेडिसिन शुरू करेगा तो उसको टाइम नहीं लगेगा कि 2 महीना 3 महीना तक उसको आराम नहीं मिलेगा।
ठीक है, आपको 4 से 5 डेज में ही आपको वो रिस्पॉन्स बताना शुरू कर देगा, यहाँ पहले से आई एम बेटर देन यस्टरडे। ठीक है, जब एक बार आपके पास अगर आ गया और मेडिसिन खाना शुरू कर दिया, आपके ऊपर विश्वास कर दिया, फिर दोबारा वो ब्लड का पेशेंट आपको चेंज नहीं कर सकता, आपके पास दोबारा आना ही आना है और मेडिसिन कंटिन्यू करेगा तो बीमारी तो ठीक होना ही होना है, क्योंकि इलेक्ट्रोपैथी इज़ द बेस्ट साइंस ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अभी से ले करके फ्यूचर तक इलेक्ट्रोपैथी का सबसे ज़्यादा मान्यता मिलेगा। और अभी जो है सो कुछ के दबाव के कारण हमारा इलेक्ट्रोपैथिक साइंस को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, जो मॉडर्न साइंस का दबाव है। ठीक है, अगर मॉडर्न साइंस अगर इस पर ढीला छोड़ दे, जिस दिन रिकॉग्नाइज होगा ना, उसका हॉस्पिटल खाली हो जाएगा, हमारा हॉस्पिटल भर जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, हमारे जितने भी इलेक्ट्रोपैथिक हैं, ये मत सोचिए कि मैं डॉक्टर हो गया तो आगे भी डॉक्टर रहूँगा। जिस दिन रिकॉग्नाइज हो जाएगा भैया, उस दिन आपका इल्म का तलाश होना शुरू हो जाएगा, आपके पास ताकत की तलाश शुरू हो जाएगा, आपके प्रैक्टिस में आपकी हर चीज़ का जांच शुरू हो जाएगा कि आप कितने लेवल में हैं, आप उस लेवल में योग्य हैं कि नहीं हैं। आप सुने रसिया से MBBS करके आए, इंडिया में फिर से एग्ज़ाम लेता है, क्यों? यही कारण है कि आप रसिया में किस तरह से सिलेबस है नहीं मालूम है, लेकिन इंडिया में इस तरह से सिलेबस है, आपको जाँच करके ही लूँगा। उसी तरह से हमारा इलेक्ट्रोपैथिक भी जब रिकॉग्नाइज होगा ना, तो उसी तरह से काउंसलिंग एग्ज़ाम होगा, और काउंसलिंग एग्ज़ाम में जो पास होगा वही इलेक्ट्रोपैथिक साइंस का डॉक्टर कहलाएगा। तो हमारा ये जो मुद्दा जो है कि जो हर डॉक्टर को इलेक्ट्रोपैथिक साइंस में विशेष से विशेष जानकारी रखना है, कि जो आने वाले वक्त में किसी के सामने मेरे को ज़बान से झुकना ना पड़े, अपने सर को उठा करके उससे हम क्वेश्चन को सामना कर सकते हैं। हमारा मकसद ये है, ताकि आने वाले वक्त में इलेक्ट्रोपैथिक हमारा बेस्ट साइंस कहलाने के मुताबिक रहे और उसका नाम आगे जा कर के जा सके। ठीक है, तो कहा जाता है कि ये हमारा आपको इलेक्ट्रोपैथिक जो एस ग्रुप का जो आज का प्लान जो था, सो मतलब यानी नक्श भूमिका था, और नक्श भूमिका में जो है सो अब हम किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं कि जो हमारा बोलता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करता है। यूनिवर्सल रेमेडीज़ का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द यूनिवर्सल्स? यूनिवर्सल का मतलब पूरी ब्राह्मण में क्या करना है, काम करने वाला। तो ब्राह्मण का मतलब क्या हुआ? हमारी पूरी बॉडी में हेयर से लेकर नेल तक काम करने वाला मेडिसिन होना चाहिए। तो हेयर से लेकर नेल तक क्या S1 रियलिटी में काम करता है? इसका माने एक समझना बहुत ज़रूरी है। हम किस एक्शन पे, उसकी किस कंडीशंस में हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ इलेक्ट्रोपैथिक सही में हेयर से लेकर नेल तक काम करता है? बिल्कुल करता है, लेकिन कराने वाला होना चाहिए, और उसके साथ में क्या क्या दिया जाए कि जो काम करेगा। ये है S1 एक सपोर्टिंग मेडिसिन है, ना कि क्यूरेबल मेडिसिन है। किसी भी डिजीज़ को हम बैलेंस कर सकते हैं, किसी भी डिजीज़ को हम बढ़ने से रोक सकते हैं। भाई रोकना अलग बात है, क्योर करना अलग बात है, समझे? अब चक्कर आ रहा है, हम S1 का 1000 दे दिए, चक्कर कम हो गया। व्हाट इज़ द रीज़न? क्या है? आज मेरे पास आया था, ग्रुप में भी डाला था, मैं रिपोर्ट डाला था, माइल्ड सेरेब्रल एट्रोफी। अब उसके रिलेटेड से क्या हो सकता है भाई? उसके डिजीज़ बॉडी में क्या क्या क्रिएट कर सकता है, ये हमको समझना पड़ेगा। तो अब उसमें देखिए कंटेंट देखेंगे कि क्यों हो रहा। सेरेब्रल एट्रोफी का मतलब क्या हुआ? वहाँ पे टिश्यू को लॉस होना, यानी सेल्स को लॉस होना, यानी सेरेब्रल जो ऑर्गन जो पार्ट्स होता है उसको श्रिंक हो जाना। जब छोटा होगा कोई भी चीज़ तो क्या उसमें ताकत ज़्यादा होगा या कम होगा? वो कम हो जाएगा। उसमें कंजेशन होगा, कंजेशन होने के बाद क्या होता? ब्लड का सर्कुलेशन कम होगा। तो उस कंडीशन में कुछ भी आ सकता है, चक्कर आ सकता है, वोमिटिंग आ सकता है, नोजिया आ सकता है, एपिलिप्सी आ सकता है, फिट्स आ सकता है, सीजर आ सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ को हम देखेंगे ना। तो S1 देख करके हम तो रोक तो दिए, 3 दिन पहले आया था उसको मैं रोक दिए, लेकिन क्या रीज़न से आया उसको मैं आज MRI विथ कॉन्ट्रास्ट कराया तो ये मालूम हुआ कि हमारा ये सेरेब्रल आपको एट्रोफी हो गया। तो उसके रिलेटेड से हम क्या मेडिसिन दे सकते हैं? ब्रेन के लिए स्पेशल S1 रेमेडीज़ नहीं है। हमारा शुरू में बताया कि S1 इज़ द यूनिवर्सल रेमेडीज ड्यू टू द ये नर्वस सिस्टम, या हमारा ये नर्व का रेमेडीज़ है। नर्व का मतलब ये हुआ कि हमारा कोई भी ऑर्गन में अगर डिजीज़ क्रिएट कर रहा है उसका इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक देना, यानी पहुंचाना। हमारा पैर में कीला चुभा तो वो ब्रेन तक मैसेज दे रहा हो कि आपका पैर में जख्म बन रहा है, कील चुभ रहा है, आप वहाँ से प्रोटेक्टिव कीजिए, आप वहाँ से हट जाइए,
आने वाले वक्त में आपको परेशान करेगा, तो हम उस चीज़ को प्रिवेंट कर रहे हैं। ये हमारा नर्वस सिस्टम का काम है। तो ये चीज़ को कवर करने के लिए हर ऑर्गन का सेपरेटली मेडिसिन इसके साथ में हम दे सकते हैं। जैसे में हमें S1 के साथ में C15 दिए तो क्या करा, S1 के साथ में C15 दिए तो हम स्टोमक को मतलब प्यूरिफिकेशन करा। अगर S1 के साथ में अगर C13 दिए तो हमारा थ्रोट का प्रॉब्लम को दूर करा। S1 के साथ में C2 दिए तो हमारा ग्लैंडुलर ऑर्गन को स्ट्रक्चर को मेंटेन करा। S1 के साथ में L1A3 दिए तो हमारी पूरी बॉडी को फिल्ट्रेशन करा, यानी टॉक्सिन को बाहर निकाला। S1 के साथ में C5 दिए तो हमारा लीवर पे और मसल्स पे वर्क करा। S1 के साथ में /A1 दिए तो हमारा क्या करा, कहाँ से कहाँ मेडिसिन चला गया, हमारा रेक्टम पे जो कंजेशन हो रहा था आर्टरी और वेनेज के रिलेटेड से, उसको ब्लड को प्यूरिफाई किया। प्यूरिफाई करने के बाद जो कंजेशन था रेक्टम में, जो पार्टिकल वेस्ट पार्टिकल जो पड़ा हुआ था, उसको बाहर ढकेलने में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में काम कराई है। तो कहने का मतलब ये है कि S1 एक यूनिवर्सल रेमेडीज, इट इज़ द रियली बट इट इज़ द सपोर्टिंग मेडिसिन, नॉट ओनली वन मेडिसिन कैन बी यूज द एनी ऑफ द क्लिनिकल और क्रिटिकल और प्लस क्रॉनिक डिजीज में हम सिर्फ S1 से कवर कर सकते हैं। S1 से हम बीमारी को रोक सकते हैं, S1 से हम प्रिवेंटिव के तौर पे बना सकते हैं, यानी सीवियरिटी को रिड्यूस करवा सकते हैं, ना कि हम सीवियरिटी को हम ख़त्म कर सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ में सीवियरिटी को और एक्यूट में हम कवर कर सकते हैं, सिर्फ पॉइजन पे। अगर कोई आदमी अगर पॉइजन ले लेता है, यानी जहर ले लेता है, कोई मेडिसिन ले लेता है, तो उस वक्त हमारा S1 जो है सो उसको जड़ से ठीक करेगा, पॉइजन को बाहर से निकालेगा, बाहर निकालेगा बॉडी से। लेकिन उस वक्त भी निकालने के लिए हमारी बॉडी में और भी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि जब हम कोई भी एल्कोहल या तो कोई भी पॉइजन ले लेते हैं तो एक कंटेंट टाइम रहता है, एक फिक्स टाइम रहता है कि आपकी बॉडी में ये इनटेक पॉइजन लेने का कितना वक्त हुआ है। तो आप बताएंगे 20 मिनट, तो 20 मिनट में हमारी बॉडी हमारी फूड या वाटर या लिक्विड या सॉलिड हमारा स्टोमक में कहाँ तक जाता है। कहता ना भाई स्टेशन पर जाते हैं, बोलता है ट्रेन यहाँ से निकल गया। जब ट्रेन निकल गया तो कितना देर हुआ, तो 2 मिनट। 2 मिनट हुआ, इसका मतलब कि अगला स्टेशन पे हम इसको पकड़ सकते हैं, उससे रनिंग में जाकर देखेंगे तो। लेकिन अगर 2 घंटा हो गया, हम चल रहे हैं यहाँ से ऑटो से जाएंगे दूसरा स्टेशन, कैसा मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। तो उसी तरह से जब हमारा पॉइजन अगर कोई बॉडी में ले करके आता है तो हम उससे टाइम पूछते हैं कितना हुआ भाई, तो 15 मिनट हुआ सर। तो इसका मतलब क्या है, इसका रोल सिर्फ अभी स्टोमक तक ही है, स्टोमक में ही अभी घूम रहा है, वो अभी डाइजेशन होकर के लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं गया है। तो उस वक्त हम प्योर पॉजिटिव मेडिसिन स्टोमक और हमारा ये एरिया आपको ट्रैकिया के एरिया के साइड में विंड पाइप के तरफ से हम पॉजिटिव दे करके उसको हम रिवर्स करवा सकते हैं, नहीं वोमिटिंग करवा सकते हैं। S1 का मोर पॉजिटिव मेडिसिन मोर डोज डाल करके हम उसको वोमिटिंग करा सकते हैं, क्योंकि S1 हमारा 30 में दे करके वोमिटिंग को कम कर सकता है। तो S1 हमारा आपको 1000 में दे करके वोमिटिंग को कम कर सकता है, तो D3 या D2 में दे करके वोमिटिंग को ला भी सकता है। जिस बीमारी में हम मेडिसिन को देते हैं वो बीमारी अगर कम होता है तो उसी का डोज पॉजिटिव प्लस डाइल्यूशन भी पॉजिटिव देने से वो बीमारी को हम रिवर्स बना सकते हैं। तो हम वोमिटिंग कराने के लिए भी दे सकते हैं, वोमिटिंग को कम करने के लिए भी दे सकते हैं। अगर उसी चीज़ को पॉइजन को ले करके अगर 3 घंटा हो गया तो हमारा चला गया लार्ज इंटेस्टाइन में, जब लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का हमारा रोल दूसरा हो गया। S1 से सिर्फ काम नहीं चलेगा, अब वहाँ पे S1 के साथ में C15 चाहिए। जब C15 देंगे तो वो ऑब्जर्वेशन कराएगा, ऑब्जर्वेशन करा करके कहाँ पूरा केमिकल को डाल देगा, उसमें किडनी में डाल देगा। अब किडनी में का मतलब यानी ब्लड में चला गया वो, अब ब्लड में चला गया, उसको फिल्टर करने के लिए फिर हमारा किडनी का मेन मेडिसिन होना चाहिए। जब जाकर के हमें S6, C6, C17 वर्बन बाई अगर मोर पॉजिटिव में दे करके हम यूरिन को फिल्ट्रेशन करेंगे, बार बार यूरिन को हम अगर क्रिएट करवाएंगे, पानी का इंटेक ज़्यादा करवाएंगे, हमारी पूरी बॉडी के टॉक्सिन को बाहर निकाल देगा। तो मतलब ये है कि हर डिजीज को इसमें S1 के साथ में जो ऑर्गन का मेडिसिन है, जो ऑर्गन का डिजीज़ है, वो ऑर्गन का आपको मेडिसिन ऐड करना ज़रूरी है।
ये हमारा इलेक्ट्रोपैथी का साइंस होता है। एक कहता ना, एक अकेला चाना भार नहीं फोड़ता, यानी एक मेडिसिन से कुछ नहीं होगा, सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। और उसी में आज इलेक्ट्रोपैथिक साइंस जो है सो हमारा पीछे है। जो कहता अरे यार ठीक ही तो नहीं होता है, कैसे ठीक होगा भाई? आप एक मेडिसिन को, एक डिजीज़ को ठीक करने के लिए 5 तरह के टैबलेट लेते हैं। एक पैरासीटामोल लेते हैं, एक एंटासिड लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं, मल्टीविटामिन देते हैं, फिर पेप्सिन एंजाइम लेते हैं। क्यों लेते हैं भाई? सबका काम अलग अलग है ना। तो हमारे पास मेडिसिन में, साइंस में क्या वो चीज़ नहीं है क्या? इसी तरह से आप अपना मेडिसिन को भी एक प्रोटोकॉल को सेटिंग बनाइए कि हमारा मेन मेडिसिन क्या है, इसका काम क्या है, बॉडी में और क्या क्या अफेक्ट हो रहा है, वो क्या क्या नुकसान करेगा, उसका क्या है, और क्या कर सकता है आगे, उसको प्रिवेंटिव के तौर पे दे सकते हैं। तो जो ये हमारा जो है सो अस्टिग्नोस नक्स वोमिका जो होता है, ये बहुत बड़ा रोल माना जाता है ये इलेक्ट्रोपैथिक साइंस का। और इसमें जो होता है सो कुछ केमिकल पाया जाता है जिसके बिहेव पे हम नक्स वोमिका को हम अहम रोल मानते हैं। जिसमें कहता है एक में अस्टिक्निन, ये अस्टिक्निन एक केमिकल पाया जाता है इसमें, जिसका काम होता है आपको, यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम करता है। अगर ये अस्टिक्निन का अगर डिटेल पढ़ेंगे तो आपको ये मिथाइल कोलामिन वगैरह में, विटामिन B6 वगैरह में मिलेगा आपको। तो जिस तरह से हमारा किसी को पैरालिसिस अटैक होता है तो हमारा मिथाइल कोलामिन का इंजेक्शन प्रॉपरली देता है, जैसे ही आता है उसको 2500 mg को IV चलाता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम को जो बैलेंस होने का काम है वो आपको हमारा मिथाइल कोलामिन या तो विटामिन B6 का काम है कि जो ब्रेन को नर्वस सिस्टम से डैमेज होने से बचाता है। तो अस्टिक्निन जो होता है सो हमारा ये नक्स वोमिका में पाया जाता है। इस केमिकल के बिहेव पे यह हमारा नर्वस सिस्टम पे वर्क करना इसका अहम रोल होता है। तभी हम S1 का 1000 दे करके हम नर्वस सिस्टम को बैलेंस करते हैं, और एक्यूट पैरालिसिस में बहुत अच्छा काम करता है और क्रॉनिक पैरालिसिस में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो एक्यूट में आपको जो होता है S1 का 1000 होता है 3 डेज़, और क्रॉनिक में होता है सो हमारा S5 का 1000 होता है। ठीक है, ये कहता है यूज़ में। अब देखिए हम कहते हैं कि S1 का भी पैरालिसिस बता रहे हैं, तो इसका अस्टिक्निन जो होता है और कहाँ कहाँ काम करता है, इसका केमिकल का रोल क्या होता है। स्पाइनल कोड में इनहिबिटिलिटी कहता है, इनहिबिटरी सिस्टम को ब्लॉक करता है। इनहिबिटरी यानी एक्सेस मैसेज जो पहुँचाता है उसको वो लॉक करता है, एक्सेस को। ठीक है, यानी हाई BP को भी आपको ये कंट्रोल करेगा। पैरालिसिस अटैक होने वाला है, अगर सिम्टम दिख रहा उस वक्त भी अगर देगा तो वो चीज़ में भी मतलब कि नहीं, वो लॉक कर करके उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, कहता है यूज पैरालिसिस, वीकनेस और इंडाइजेशन। ये आपको 3 इसका मेन रोल है। समझ लीजिए कि हमारा नक्स वोमिका में क्या पढ़ा है, हम वही पढ़ा है ना, हमारा पैरालिसिस, वीकनेस और इंडाइजेशन। इसका मेन रोल हमारा यही है। तभी तो हम हर डॉक्टर को प्रोवाइड करवाते हैं S1 बिफोर मील, S10 आफ्टर मील, स्लास का नाइट। तो ये क्या होता है, ये एक प्रिवेंटिव मेडिसिन है। अगर किसी को ज़्यादा वीकनेस हो रहा है तो ये काम नहीं करेगा। ये उसके लिए है कि जो कंटिन्यू लेते रहेगा तो उसको वीकनेस नहीं होगा। एक तरह से ये वैक्सीन के जैसा काम करते रहेगा, प्रिवेंटिव के तौर पे जैसा काम करेगा ये आपको। दूसरा कहता ब्रूसिन, इसमें दूसरा केमिकल पाया था ब्रूसिन। ब्रूसिन क्या करता है भाई, ये लाइट CNS स्टिमुलेट करता है। यानी अब जब हमारा लाइट CNS यानी हल्का सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे रेगुलेट में मेंटेन करता है। ये अगर हाई रहा तो हमारा ये क्या, तो अस्टिक्निन काम करता है। अगर नॉर्मल है तो हमारा जो हमेशा नर्वस सिस्टम को बैलेंस रखने वाला जो मेडिसिन होता है तो ये होता है ब्रूसिन होता है। तभी तो हम S1 को D5 दे करके हमेशा नर्वस सिस्टम को आपको मेंटेन करने का काम करता है ये। ठीक है, कहता है ये लाइट CNS स्टिमुलेटर होता है। दूसरा सूजन को कम करता है और पेन, रिमेटिज्म, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड को मेंटेन करता है। तीसरा कहता है लोगानिन। ये लोगानिन भी एक इसमें केमिकल पाया जाता है। इसका काम है ग्लैक्सोस्लाइडबर्ग जो होता है एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी। ये भी मेडिसिन आपको किस में मिला हुआ है, हमारा अस्टिग्नोस नक्स वोमिका में मिला हुआ है। इसके बिहेव पे हमारा बॉडी में एनर्जी प्रदान करता है, और जो हमारा बॉडी को अब कहते हैं कि मल्टीविटामिन 1 देते हैं। तो क्यों देते हैं, इस शरीर पे देते हैं, क्योंकि इसमें एक जैसे लोगानिन जो केमिकल होता है उसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीज़ का कंटेंट है।
यानी एंटीऑक्सीडेंट का मतलब बॉडी को एनर्जी देने वाला और मसल्स को बढ़ाने वाला, मसल्स को गेन करने वाला भी ये केमिकल पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट। तो उस कंडीशंस में हमारा ये बहुत अच्छा काम करता है। यूज़ लीवर, इम्यून सिस्टम, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, कहीं पे भी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन रहता है तभी तो कोई भी कहता है कि कोई भी डिजीज अगर समझ में नहीं आ रहा है तो S1 का 3 डोज दे दीजिए, उसके बाद फिर बाकी देखिए कि क्या करता है वो। ठीक है, उसके बाद कहता है क्लोरोजेनिक एसिड, इसमें और केमिकल पाया जाता है। सोच लीजिए कि हमारा इलेक्ट्रोपैथिक साइंस कितना बेहतर है और कितना हार्ड है कि जो हम उसको आसानी से खेलते रहते हैं। उसके बाद भी डॉक्टर लोग के अभी नींद नहीं टूटा है। आदमी को लगता है मैं 38 मेडिसिन पढ़ लिया, बहुत बड़ा किंग बन गया। 38 मेडिसिन में क्या होगा साहब, समंदर है ये। 38 मेडिसिन, अभी एक प्लांट को अगर पढ़ूंगा ना मैं, मेरे पास 27 पेज में लिखा हुआ है S1 का खाली। अब सोच लीजिए कि उसको पूरा को इस्तेमाल करेंगे तो पूरा केमिकल है, यानी कौन सा बेरब्रीन होता है, एल्कालाइड होता है, ग्लाइकोसाइड होता है, ब्रूसीन होता है, अस्टिक्निन होता है, ये कम से कम 40 केमिकल हमारा S1 में मिलता है कि जो मॉडर्न साइंस से हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर कोई बोल देना कि आप एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे क्यों देते हैं भाई, इसमें कौन सा केमिकल मिलता है, बस हम खो गए। ठीक है, तो हम उस चीज़ को जानना चाहेंगे कि हम S1 को बॉडी को गेन करने के लिए क्यों दे रहे हैं, इसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है कि जो हम बॉडी को गेन करा सकते हैं। तो हमारा इसमें जो है सो एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है लोगानिन। लोगानिन ग्लाइकोसाइड जो होता है हमारा बॉडी को, मसल्स को गेन करने में काम आता है। ठीक है, क्लोरोजेनिक एसिड वर्क जो है सो आपको फ्री रेडिकल को कम करता है, डायबिटिक और हार्ट डिजीज़ और ओबेसिटी को मेंटेन करता है। जब हम बताए थे ना कि जब हमारा एक मेडिसिन ओबेसिटी को कम कर सकता है तो वही मेडिसिन हमारा ओबेसिटी को बढ़ा भी सकता है, यानी मसल्स भी गेन कर सकता है। कहता है दूसरा, कहता है बीटा एस्ट्राइडल, बीटा सिटोस्ट्राइड एक केमिकल होता है, ये इस सूजन को कम करता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, लिपिड प्रोफाइल को कम करता है, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है। इसका मतलब है डाइजेशन के रिलेटेड से लीवर को बैलेंस करता है, बाइल जूस बाइल साल्ट को मेंटेन करते हुए ये जो है सो ये काम करता है। प्लस यही चीज़ जो है सो आपको प्रोस्टेट को मेंटेन करता है और इन्फ्लामेशन को कम करता है, सूजन को कम करता है। तो ये हमारे कुछ केमिकल था, अस्टिक्निन था, प्लस लोगानिन था, प्लस आपको क्लोरोजेनिक था। ये जो है सो बहुत केमिकल इम्पोर्टेंट था कि जो S1 में मिला हुआ है, और इसके बिहेव पे जो है सो हम आपको S1 को यूनिवर्सल रेमेडीज़ के रूप में जानते हैं। और S1 में मेन मेडिसिन जो होता है, ऐसा 9 प्लांट है। ये आज तक जो है सो S1 का 9 प्लांट पूरा हो चुका है। अब जो कल जो आपको देखेंगे कंप्लीट मिक्स प्लांट को बना करके जो S1 बना है वो S1 का चैप्टर लेंगे। अब इसके रिलेटेड से किसी को कोई क्वेश्चन है, पूछना है तो पूछ सकते हैं।